हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सनराइज साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ जो कि केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, मैं आज बताने वाला हूँ। तो हैंड राइटिंग जो है नोट्स केमिस्ट्री का वो मैं देने वाला हूँ। बात वो कि आपका क्लास ऑफलाइन चलता ही है, तो थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप सब देख सकते हैं नोट्स। हमारे पदार्थ जो है उसके लिए है, ठीक है। देखिए, पदार्थ क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। विश्व मतलब आप समझ सकते हैं, विश्व में आपका जितना वस्तु बना है वो एक पदार्थ है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखाई आपको देते हैं वो सभी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। आप सब सिर्फ इसे नोट करते जाएंगे, हम आपको देते जा रहे हैं। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ क्या घेरता है? स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। कणों के भौतिक गुण। तो अब आपको कणों के भौतिक गुण के बारे में बता देते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ क्या चीज़ से बना होता है? कणों से बना होता है। यह सतत नहीं है। पदार्थ क्या सतत नहीं है? ठीक है, मतलब सतत नहीं है, आप समझ सकते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाद में क्या अगर के ऑफलाइन के बच्चे हैं तो आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, ठीक है। पदार्थ के कणों के अभी लक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के जो गुण है वो आपको बता देते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्ति स्थान होता है, और उस रिक्ति स्थान को आप सब क्या करते हैं? बात हो अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ये आकर्षण बल का नाम क्या है? इंटर मोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक आकर्षण दूरी, ठीक है। आप सब समझते हैं, ठोस में अंतराण्विक आकर्षण दूरी बहुत ज़्यादा होता है और अंतराण्विक स्थान नगण्य होता है। द्रव में ठोस से कम होता है और अंतराण्विक दूरी उससे ज़्यादा होता है। गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी कम होता है और अंतराण्विक आकर्षण दूरी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के वैसे तो 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि आपका इसमें 3 ही दिया गया। पदार्थ के जो भौतिक रूप से 3 पदार्थ की अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, और 2 और हैं जो आपका हो जाएगा प्लाज्मा और पोस्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इसमें दिया गया है हम मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके हड्डियों और दांत ठोस अवस्था है, और ब्लड और जल आपका क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। फेफड़ों में हवा गैस अवस्था है, ठीक है। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। ठोस क्या है? निश्चित आकार होता है। ठोस में स्पष्ट सीमाएं होती है, ठीक है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है ठोस में, इनकी संपीड्यता नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। आप समझते हैं। द्रव तरल होता है और इसमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, ठीक है। वे बर्तन का आकार लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, ठीक है। गैस अवस्था, गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, ठीक है। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, ठीक है। गैस की अवस्थाएं में परिवर्तन, ठीक है। गैस की अवस्था में परिवर्तन। पानी जो है, पानी की 3 अवस्थाएं मिलती है, ठीक है। अब ठोस जो कि बर्फ होता है, पानी जो खुद एक द्रव है, गैसीय जो कि वाष्प है, जो गैस आपका वाष्प हो जाता है, ठीक है, ठीक है। गर्म करने पर पानी बर्फ जो है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, और पानी को गर्म करने पर हमें गैस प्राप्त होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है: तापमान में परिवर्तन या दाब में प्रभाव जो होता है, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। गलनांक, तो गलनांक है जिस तापमान पर, क्या बोले, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई पदार्थ पिघल जाता है, कोई पदार्थ की तरफ पिघल जाता है, इन्हें हम इसका गलनांक कहते हैं, ठीक है। बर्फ का गलनांक 27 यानी 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए
हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। आप सब अगर ऑफलाइन के बच्चे हैं तो इसे बेहतर तरीके से समझते होंगे। संकलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा लगती है, जो कोई आवश्यकता होती है, उसे संकलन ऊष्मा कहते हैं या गुप्त ऊर्जा कहते हैं। बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वथनांक पे आते हैं। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। समझते होंगे आप सब। क्वथनांक जो है कि क्वथनांक आपकी समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कण उसी तापमान पर जो है वाष्प पानी कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। ये सब आप बात बाकी पढ़ लीजिएगा। ऊर्ध्वतापन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वतापन पातन कहते हैं। आपका दाब परिवर्तन पर प्रभाव, आप सब इसको पढ़ लेना है। दाब परिवर्तन पर प्रभाव, आपका गैस हो जाएगा, ये सब सॉलिड में। बाद में मैंने ये हैंड राइटिंग नोट्स दिए हैं ताकि आप सबको थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप सबको बढ़िया रहे, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना है। बाद में ड्राइस, वाष्पीकरण बाद में अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हैं तो ये सब बेहतर तरीके से समझते होंगे, ठीक है। सतही क्षेत्रफल वाष्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक शायद इस बार बिहार बोर्ड में आपके 9th क्लास में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। आर्द्रता, ठीक है, ये सब पढ़ लेना है। वायु की गति, ठीक है। वाष्पीकरण से शीतलता, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण का कारण वातावरण शीतल हो जाता है। तो अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।